नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम द हिंदू के 3 आर्टिकल जो पब्लिश हुए आज हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। जो यहाँ पे जो पहला आर्टिकल दिया है उसका नाम है अ डेवलपमेंट दैट विल हार्डली पुट इंडिया एट ईज। इस आर्टिकल का कंटेंट है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक्स। इस आर्टिकल में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाने वाली डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट्स, जिससे साल के एंड में पब्लिश किया जाता था हर एक कंट्री की, उस रिपोर्ट को अभी जारी ना करने के लिए कहा गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा। वर्ल्ड बैंक द्वारा कुछ देशों की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स में बहुत सारा रॉन्ग डेटा को डिटेक्ट किया गया है, जिसके कारण अभी इन रिपोर्ट्स को हॉल्ट कर दिया गया, मीन्स रोक दिया गया। वर्ल्ड बैंक द्वारा इस रिपोर्ट्स में बड़ी ही इम्पार्शियलिटी ऑफ डाटा और एनालिसिस के साथ रेडी किया जाता था, जिसमें वर्ल्ड बैंक बिना किसी भेदभाव के बिना किए कंट्री से उस डेटा को पहले एनालिसिस करता था, उसके बाद रिपोर्ट्स को रेडी करता था। इन रिपोर्ट्स में डेटा से हुए फ्रॉड से, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक कुछ स्टेप्स लेगा जिससे उनकी इंटीग्रिटी रखा जा सके। वर्ल्ड बैंक द्वारा अभी बोला यह जा रहा है कि पास्ट के 5 साल की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स में आए चेंजेस, जो डेटा कंट्रीज से लिया गया था, उन सबको अभी दोबारा से एक सिस्टमैटिक रिव्यू और असेसमेंट किया जाएगा डेटा को। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑडिट के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसकी ऑडिटिंग और रिव्यू डूइंग बिजनेस के रिपोर्ट्स के लिए की जाती थी, और इस रिपोर्ट्स द्वारा ही डेटा को सेफ बनाने के लिए प्रोटोकॉल्स बनाए जाते थे। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स में इंडिया का स्थान कैसा और कहाँ रहा पिछले कुछ सालों में, और मेक इन इंडिया को कितना रवास्ट बनाया जा रहा है। इंडिया ने काफ़ी अच्छा स्थान प्राप्त किया है डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, इंडिया की रैंकिंग में, जिससे मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जिसे 2014 में अनाउंस किया गया था, डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अच्छी रैंक स्थान प्राप्त करने से आज इंडिया काफ़ी कैपेबल हुआ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में। इस मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव एम था भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज़ करना, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का शेयर भारत की जीडीपी में 25% तक हुआ, जो पहले 16 से 17% तक था भारत में। इस मेक इन इंडिया से भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 100 मिलियन तक की जॉब्स को क्रिएट करेगा 2022 तक। और इंडिया डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 2014 में 142 पोजीशन पर था, लेकिन 2019 तक अच्छी ग्रोथ करने से मेक इन इंडिया में और अदर सेक्टर्स में, जिससे इंडिया का स्थान 63 पोजीशन पर था 2019 में। लेकिन वर्ल्ड बैंक द्वारा ऑडिट कराना पिछले 5 साल की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट से, जिससे शायद इंडिया ने जो रैंक हासिल की है 63 पोजीशन पर, उस पर भी सवाल लगाए जा सकते हैं। शायद इंडिया की एक सक्सेस रैंक के साथ कुछ अदर कंट्रीज़ की डूइंग रिपोर्ट्स को देखते हैं कि इंडिया के साथ साथ उन कंट्रीज़ का कैसा स्ट्रेंथन रही डूइंग बिजनेस को लेके। चाइना और रशिया की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स पर भी केस स्टडी की गई है। 2014 में चाइना की रैंक डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो 34% पर था, वो 2017 में वो 67 स्थान पर प्राप्त किया, जिससे काफ़ी ज़्यादा फॉल आया उनके बिजनेस इंडेक्स में, जिसके लिए चाइना की फॉर्मर सोशलिस्ट प्रेसिडेंट मिशेल बैचलेट द्वारा वर्ल्ड बैंक की डूइंग रिपोर्ट्स बिजनेस को फ्रॉड बताया जा रहा है, जिससे प्रेसिडेंट द्वारा लिए गए स्टेप्स जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उठाए गए थे, उन पर प्रेसिडेंट कितने अनकैपेबल रहे 2014 से 2018 तक में। जबकि चाइना की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स में इम्प्रूव्ड होना स्टार्ट हुआ राइट विंग पार्टी के आने के बाद, मीन्स 2019 के बाद, जब वहाँ पे पार्टी चेंज हुई थी। लेकिन सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के जस्टिन सैंडवा और दिव्यांशी वाधवा द्वारा चाइना की रैंक्स पर चेंजेस आने से उन पर दोबारा अनाउंसमेंट की गई, जिससे पता चला कि चाइना की रैंक बहुत कम चेंजेस आए हैं ग्लोबली में, जिस पर, और उससे 67 पोजीशन की रैंक का चेंज होना एकदम से 2017 में वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट द्वारा पाल रोमर ने भी वर्ल्ड बैंक की बहुत सारी मिस्टेक्स को एडमिटेड किया, जैसे जिन रिसोर्सेज थिंग्स के बेस्ड पर मेजर्स किया जाता है डेटा को, जिनसे बिजनेस की कंडीशन के बारे में पता लगाया जाता है। लेकिन चाइना जब बैटलिस के एडमिनिस्ट्रेशन में था, तब बिजनेस कंडीशन इतनी ख़राब नहीं थी जितनी वर्ल्ड बैंक द्वारा बताई गई, और वर्ल्ड बैंक अपनी मर्जी से डूइंग बिजनेस इंडेक्स में किसी भी कंट्री को कोई भी रैंक दे देता है, जिससे आज चाइना और इंडिया की रैंक पर डाउट सा किया जा रहा है, और वर्ल्ड बैंक द्वारा दोबारा से कंडक्ट कराया जाएगा एक सिस्टमैटिक, जिससे पास के 5 साल की रिपोर्ट्स को रिव्यू किया जाएगा डूइंग ऑफ ईज बिजनेस की इंडेक्स में।
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ने कंट्रीज़ की एक अच्छी रैंक होने से क्या उन कंट्रीज़ की इकोनॉमी रहती है अच्छी और आगे आने वाले सालों में भी रहेगी? ऐसा होता ही नहीं है। इस रैंक इंडेक्स में इंडिया का काफ़ी अच्छा स्थान था, लेकिन पास्ट के 2011 से 12 में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 16 से 17% तक जीडीपी में शेयर करता था, लेकिन 2017 से 18 में अच्छी रैंक के बावजूद भी 3.5 मिलियन जॉब्स का लॉस हुआ था इंडिया को। और एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट आज 13% मैन्युफैक्चरिंग में 2015-16 से 0 तक हुआ है 2019 से 20 में। आज रशिया का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 2012 में 120 रैंक से 20 रैंक पर आना 2018 में, जिससे रशिया काफ़ी आगे रहा चाइना, ब्राज़ील और इंडिया, लेकिन अभी भी एक जायंट इन्वेस्टिंग कंट्री नहीं बन पाया ग्लोबली में, जिसके द्वारा अदर कंट्रीज़ को रशिया में अपने अपने इंटरेस्ट दिखें और वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। बट अदर साइड देखें, चाइना जिसने काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्राप्त किया है, लेकिन जिसकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक लो थी 2006 में और 2017 में, 78 पर 2006 में था और 96 रैंक पर 2017 में थी। जो डेटा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कलेक्ट किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं। इस डेटा को इंडेक्स के लिए ऑब्टेन किया जाता है लार्जर एंटरप्राइजेस के द्वारा। जो लार्जर एंटरप्राइजेस बिलोंग करते हैं भारत के मुंबई और दिल्ली से, उस डेटा को बिजनेसमैन से नहीं कलेक्ट किया जाता, बल्कि उनके लॉयर्स, अकाउंटेंट, ब्रोकर्स द्वारा प्राप्त किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के पास खुद का एक इंटरनल मॉनिटर ग्रुप है, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ग्रुप, जिसके द्वारा 2013 की रिपोर्ट में इस इंडेक्स की रिपोर्ट्स पर ऑब्जेक्टिव और ट्रस्टवर्थी पर क्वेश्चन लगाए गए हैं। वर्ल्ड बैंक द्वारा ग्लोबल एंटरप्राइजेस सर्वे को कंडक्ट कराया जाता है, जिससे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है कंपनीज़ की कि वे कितना कैपेबल हैं बिजनेस को करने में है। लेकिन यह एक लूप होल्ड है वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल एंटरप्राइजेस सर्वे से उस कंट्री की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक से कुछ नहीं लेना देना होता। इससे सर्वे के डेटा को यूज़ ही नहीं किया जाता इंडेक्स में। तो देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फॉल्ट है ईज़ ऑफ बिजनेस इंडेक्स में, जिसकी वजह से आज कम से कम चेंजेस रह गए हैं एक रेगुलेटेड मार्केट में, जिसमें लेबर और कैपिटल से सुपीरियर आउटकम्स को लाया जा सके और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के रूप में। आज होता क्या है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ गवर्नमेंट द्वारा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ फैक्ट्रीज को हटा दिया जाता है। जैसे कि 2016 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा भारत में एनुअली में होने वाले स्टीम बॉयलर्स की इंस्पेक्शन, जिसे 1923 के बॉयलर एक्ट अंडर किया जाता था और इंडियन बॉयलर रेगुलेशन 1950 के तहत जिसे रिमूव कर दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा, जिससे किसी थर्ड पार्टी द्वारा इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा, बल्कि एम्प्लॉयर्स द्वारा ही सेल्फ सर्टिफिकेशन दिया जाएगा उस चीज़ के लिए, जिसके चलते ना तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन किया गया एम्प्लॉयर्स द्वारा और ना ही थर्ड पार्टी द्वारा, और इस रास्ते को मोस्टली स्टेट द्वारा यूज़ किया जाने लगा, जिसके बाद और इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिए गए धीरे धीरे करके, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नंबर्स में वर्कर्स का डिसएडवांटेज लिया गया। इकॉनमी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को हटाना, ऐसा करना गवर्नमेंट द्वारा ये गलत है। आज वर्ल्ड बैंक द्वारा डिसीजन डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट्स को अभी बंद किया गया है कुछ कंट्रीज़ के गलत डेटा की वजह से, जिससे इंडिया की रैंक पर असर आ सकता है। 2015 में गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिवली ने ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टेड की थी इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग में और एक अच्छी रैंक प्राप्त की थी, लेकिन उस रैंक से आज इंडिया की उस रैंक के बराबर की ग्रोथ नहीं सामने आई है। इस इंडेक्स में एनालिटिकल और मेथड्स वीक होने से इस रैंक पर कंट्री की ग्रोथ पर ट्रस्ट करना सही नहीं होगा, क्योंकि इम्प्रूव होना रैंक में कंट्रीज़ की, लेकिन उस कंट्रीज़ की इकॉनमी में ग्रोथ ना होना, इन सब से वर्कर को काफ़ी हाई स्केल पर एक्सप्लॉइटेड किया जाता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आज वर्ल्ड बैंक को अपने इन्वेस्टमेंट को रिथिंक करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट्स को रिथिंक करना चाहिए और इंडिया को उन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए जिससे इंडेक्स में की हुई रैंक के ग्राउंडेड लेवल के इश्यूज़ पर ध्यान देना चाहिए, जहां पर सामान्य ग्रोथ नहीं दिखती है। तो हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड आर्टिकल है। सेकंड आर्टिकल का नेम है फॉर द वीकेस्ट।
इस आर्टिकल में शेड्यूल कास्ट में जो सब कास्ट जो बनाई जा रही है, स्मॉल कास्ट है, उनके बेनिफिट के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि जो बेनिफिट शेड्यूल कास्ट में दिए जाते हैं वो सेम बेनिफिट उनसे जो स्मॉल कास्ट है उनको नहीं दी जा रही। रिसेंटली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ लॉजिक रीजंस दिए गए उस डिसीजंस ऑफ रिकंसिडर करने के लिए, जिससे 2004 में 5 बेंच के द्वारा दिया गया था, स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई पावर नहीं है शेड्यूल कास्ट से नीचे जितनी भी स्मॉल कास्ट हैं उन्हें सब क्लासिफाई किया जाए शेड्यूल कास्ट में। अभी 5 बेंच जस्टिस के द्वारा, जिसके हेड हैं जस्टिस अरुण मिश्रा, जिनके द्वारा अभी वर्डिक्ट दिया गया कि उन वीकेस्ट कास्ट को सेम ट्रीटमेंट, सेम बेनिफिट दिए जाएंगे जो शेड्यूल कास्ट में दिए जाते हैं, बिना किसी अदर कास्ट बेनिफिट्स में चेंजेस लाए बिना। कोर्ट द्वारा नोटेड किया गया कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जिन्हें सेम बेनिफिट नहीं दिए जाते। कोर्ट द्वारा उन स्मॉल कास्ट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो कास्ट काफ़ी डेकेड से पिछड़ी हैं, उन्हें सोसाइटीज़ में कोई इक्वल राइट्स नहीं दिया जाता और जिन्हें आज तक कोई रिजर्वेशन बेनिफिट तक नहीं मिला, जो बेनिफिट्स एससी कास्ट में दिए गए हैं जिनको। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच द्वारा उस 2004 में बनाए गए रूल को, जिसे ईवी चिन्मय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 में लाया गया था, उसे डिसएग्री किया गया, जिससे अब उन स्मॉल बैकवर्ड क्लासेस को भी शेड्यूल कास्ट के ग्रुप्स में डाला जाएगा। इस शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को प्रेसिडेंट द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेड किया गया था, जिससे आर्टिकल 342A को इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर प्रेसिडेंट रिपोर्ट्स, जिसमें बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट जो सिमिलर थी शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 341 और शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 342। इन बैकवर्ड लिस्ट में पार्लियामेंट किसी भी स्मॉल कास्ट को इंक्लूड कर सकती है, एक्सक्लूड कर सकती है, लेकिन एक बार चेंज करने के बाद इसे बार बार चेंज नहीं किया जाएगा। ऐसा करने से बैकवर्ड लिस्ट में को डिवाइड किया जा सकता है बैकवर्ड कास्ट्स में और मोर बैकवर्ड कास्ट में। और सेम ऐसा भी अब कोर्ट द्वारा शेड्यूल कास्ट में उन कास्ट के लिए किया जाएगा जो ज़्यादा बैकवर्ड हैं, शेड्यूल कास्ट से जो ज़्यादा नीचे हैं। ईवी चिन्मय की बेंच ने भी एक वर्डिक्ट दिया था, जिसमें सेम 5 जजेस थे अरुण मिश्रा के बराबर। तो किसी बेंच की वर्डिक्ट को खारिज करना, इससे कोर्ट का अपमान होगा, जिसके लिए इस मैटर को लार्ज बेंच द्वारा देखा जाएगा। अगर जजमेंट जस्टिस अरुण मिश्रा के वर्डिक्ट पर लाया गया तो जिससे उन कास्ट को बेनिफिट दिए जाएंगे जिनकी सोसाइटी में काफ़ी कम प्रोग्रेस है। आज का जो केस है वो स्टेट पंजाब के बारे में, जो शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट्स में वाल्मीकिस और मजहबी सिख्स को रिजर्व सीट्स देना चाहता है, बट हाई कोर्ट द्वारा पंजाब के इस प्रेफरेंस को खारिज कर दिया गया, जिससे ईवी चिन्मय के दिए हुए वर्डिक्ट से। लेकिन तमिलनाडु में 3% कोटा अरुण धतियार्स के लिए क्रिएट किया गया था शेड्यूल कास्ट कोटा में से, जो 18% था। जो भी डिसीजन लिया जाएगा लार्ज बेंच के द्वारा इस बात, जिससे जो आउटकम आएंगे वो दलित पर्सन्स को बड़े स्केल्स पर अलग नहीं कर सकेंगे इन बेनिफिट से। अगर आज ज्यूरिस्प्रूडेंस का व्यू क्रीमी लेयर मींस रिजर्वेशन के प्रति चेंज हुए हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन का उससे कोई हार्म नहीं होना चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, क्योंकि दलित द्वारा भी बहुत ज़्यादा सोसाइटी में हेट को फेस किया गया था पास्ट में। और आज यह अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि उन कैटेगरीज में उन कम्युनिटी को निकालना जो बेटर हैं सोशली अदर स्मॉल कास्ट से। आज रिजर्वेशन की अप्रोच होनी चाहिए कि जिससे रिप्रेजेंट किया जाए स्मॉल मार्जिनलाइज्ड पर्सन्स को, ना कि अप्रोच हो पोस्ट को लेके उन रिजर्वेशंस की कोटा में। थर्ड आर्टिकल है, डिस्पाइट द मैसेजिंग इट इज़ स्टिल एडवांटेज चाइना। इस आर्टिकल में वैसे बात उन कंपनीज़ को लेके बताई जा रही है जो कंपनीज चाइना से अपने आप को रिलोकेट करेंगे, जिसके साथ साथ उन कंपनीज़ को कितने बेनिफिट्स और रिस्क को फेस करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर। आज इस कोविड-19 और जियोपॉलिटिकल टेंशन होने से चाइना वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ के साथ, जिससे आज यूएस कंपनीज़ अपने आप को रिलोकेट कर रही हैं चाइना से, जिससे इंडिया चाइना सामने एक डिफरेंट सोर्स है और इन्वेस्टमेंट का प्लेस बन सकता है, जहां वो यूएस कंपनीज अपनी कंपनीज़ को सेटअप कर सकते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं इंडिया में। बट कुछ कॉन्वर्सेशन द्वारा की गई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ और कंपनीज़ के साथ में, जिससे एक्सपेक्टेशन कम है कि वो कंपनियां अपने आप को रीलोकेट करेंगे इंडिया में।
कुछ यूएस कंपनीज़ द्वारा चाइना को लीव करने से मना कर रही हैं, क्योंकि उन कंपनीज़ का फोकस चाइनीज डोमेस्टिक मार्केट पर ज़्यादा है, जो चाइना की डोमेस्टिक मार्केट में अपने गुड्स को सोल्ड करती हैं, ना कि एक्सपोर्ट किया जाता है उनके द्वारा ज़्यादा स्केल पर। और जो कंपनी चाइना को छोड़कर जाएंगी तो कोई कंफर्म थोड़ी है कि वे इंडिया में अपनी कंपनीज़ को सेटअप करेंगे। इंडिया द्वारा सिर्फ अभी एप्पल सप्लायर्स की कंपनी को अट्रैक्ट किया गया है, जो अपने आप को रिलोकेट करेगी इंडिया में। बट जो बहुत सारी यूएस कंपनीज़ हैं वो मना करती हैं इंडिया में रिलोकेट होने से, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इंडिया के पास चाइना जैसा रोबास्ट इंडस्ट्रियल बेस और स्किल नहीं है जो उन्हें चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए। जो कंपनीज़ यहाँ रिलोकेट होंगी उन्हें थोड़े बेनिफिट मिल पाएंगे चाइना जैसे, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स के साथ में मिलेंगे वो बेनिफिट्स। कुछ गुड्स और बैड पॉइंट्स दिए गए हैं इंडिया और चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस में। जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन चाइना एक कम्युनिस्ट पार्टी है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है, जो बिल्कुल अलग है चाइना की तरह, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किसी भी फॉरेन कंपनीज़ के इंडस्ट्रियल सेक्टर सीक्रेट्स को हैक नहीं किया जाता, कि उनसे कोई डिटेल नहीं ली जाती, उनके न्यू प्रोडक्ट्स पर उनकी कंपनीज़ के डेटा को मैनिपुलेट नहीं किया जाता जैसे कि चाइना में किया जाता। और बहुत सारे सीक्रेट टैक्टिक्स चलाए जाते हैं चाइना गवर्नमेंट द्वारा कंपनीज़ के हर एक डील पर, जिसके लिए उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है। बट इंडिया द्वारा ओपन एंड वाइब्रेंट प्रेस है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और डेमोक्रेसी के बेनिफिट्स मिलते हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं देखा जाता चाइना में। इंडिया अगर चाइना की तरह फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहता है तो इंडिया को उन पॉलिसीज़ को रिमूव करना होगा जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स को नुकसान हो। लेकिन ये पॉलिसीज़ फॉरेन इन्वेस्टर पर इंडिया ने इस कारण से लगा रखी हैं कि अगर इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा ध्यान देगा तो शायद उसकी खुद की डोमेस्टिक मार्केट में गिरावट आ सकती है। आज इंडिया का पॉलिसी है आत्मनिर्भर की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरी मार्केट को ना आने दिया जाए, क्योंकि फॉरेन कंपनीज़ पर इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वाली पॉलिसीज़ लगाते हैं, जिसके कारण प्रॉफिट कम होता है उन कंपनीज़ को, तो वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहते हैं इंडिया में। इंडिया को अपनी एंटी कॉम्पिटिटिव की अप्रोच को रिमूव करना होगा। इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट का साइज बड़ी ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है आज, तो इंडिया को आज फॉरेन कंपनीज़ के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को लिमिट रेट्स पर बनाएं, जिससे उन कंपनीज़ को ऐसी मार्केट्स कहीं ना मिल पाएंगी। और जो कंपनी चाइना में सेटअप की गई हैं शुरुआती दौर से, जिन्हें काफ़ी लॉसेस को सफ़र करना पड़ा चाइना की पॉलिसीज़ में, आज इन्वेस्टर द्वारा अकाउंटेबिलिटीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। और आज एशिया में इन्वेस्टर्स के बहुत सारी चॉइसेस हैं इन्वेस्टर्स के पास, जिससे इन्वेस्टमेंट को लेके वो एशिया में भी कर सकते हैं और एशिया के बाहर भी। बहुत सारी चाइना की हार्ड पॉलिसीज़ के बाद भी चाइना एक फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत सारे एडवांटेज देता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है उनका, और उनकी स्किल्स लेवल इतनी स्ट्रॉन्ग होने से प्रोडक्शन को एक बड़े लेवल पे किया जाता है। एक मशीनरी से क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। चाइना का स्ट्रैटेजिक प्लान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इंडिया का भी स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग बड़ा करने के लिए बहुत इंक्रीज़ हुई है, जिसमें गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा उन सेक्टर्स पर ध्यान दिया है और कंपनीज़ द्वारा इंडियन इन्वेस्टमेंट की गई है उन सेक्टर्स में, और इंडिया में आज ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है। बट इंडिया को आज ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा अगर फॉरेन कंपनीज़ इस्टेब्लिश करनी है तो इंडिया में, क्योंकि चाइना का इंडस्ट्रियल जोन्स काफ़ी बड़ा है। कोलोकेटिंग कंपनीज़, फैक्ट्रीज, लॉजिस्टिक, इवेंट्स, रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी पर इंडिया को आज ध्यान देना होगा बड़े स्केल पे, क्योंकि जो चाइना है वो इन सब चीज़ों पे काफ़ी बड़े स्केल पे ध्यान देता है। इंडियन का गवर्नमेंट बजट काफ़ी कम है इन सबको डेवलप करने में। आज इंडिया को उन स्टेट्स के डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जहाँ पर पहले से ही उन स्टेट्स में बिग स्केल पर प्रोडक्शन करने की क्षमता है और एक्सपोर्ट करने की भी। उन सेक्टर्स पर फॉरेन कैपिटल को लाना चाहिए, जिससे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फंड है अकेला कैपेबल नहीं होगा उन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में। इंडिया कुछ नए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को क्रिएट कर सकती है, जैसे कि इंडिया में साउथ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया की सप्लाई चेन से जोड़ना, और इंडिया को इन प्लेसेस पर इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट तैयार हो सके इन्वेस्ट करने के लिए। इंडिया द्वारा ग्रेट स्टेप उठाए गए हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए पहले सेंटर से अप्रूव लेना पड़ता था,
फॉरेन इन्वेस्टर को। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रा मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन हुआ है, सेटअप किया गया, मतलब कि अब स्टेट्स के मिनिस्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लेके। तो अब आसानी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जा सकेगी। और यही सेम लेवल का भी कोऑर्डिनेशन अगर हाई लेवल की बॉडी को अपॉइंटेड किया जाए, जिससे इकॉनमी पॉलिसीज़ पर मैटर्स पर बातचीत की जाए, इकॉनमी पॉलिसीज़ से ज़्यादा कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जा सकेगी भारत में, ऐसे चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाए तो एक इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है। पॉलिसी फ्रेमवर्क में ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा ग्रोथ पर और स्टेक होल्डर्स पर भी, कि कोई नई इंडियन पॉलिसी बनाने से पहले जिससे इन्वेस्टर में भी कॉन्फिडेंस की भावना रहेगी, कि उनसे भी एक राय ली जाएगी, एडवाइस दी जाएगी, और इंडियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ हो सकती है भारत में एक अच्छे तरीके से। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।